विज्ञान के उदय के साथ साथ बहुत से रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थियरीज से यह पृथ्वी या सौर मंडल कैसे वजूद में आया इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के इन थियरीज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इवोल्यूशनरी थियरी। इट मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी एक चीज के इवोल्यूशन के दौरान दूसरी चीजों का बनना। और दूसरा है कैटास्ट्रोफिक थियरीज। इट मीन्स इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज, मतलब अचानक से कोई कैटास्ट्रोफी या एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ अपने वजूद में आ गया। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी थियरी की। इसके अनुसार इवोल्यूशन ऑफ द सन के दौरान बाकी के प्लैनेट्स और सब प्लैनेट्स फॉर्म्ड हुए और इसके लिए सन 1755 में एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट और 1796 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर लैप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस फॉरवर्ड की। यह हाइपोथेसिस हमें सजेस्ट करती थी कि सूरज और अन्य ग्रह इंक्लूडिंग अर्थ एक डिस्क शेप्ड रोटेटिंग नेबुला से फॉर्म्ड हुए हैं और यह नेबुला कुछ और नहीं बल्कि एक लार्ज एंड हॉट गैसियस क्लाउड था जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था और धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से इसकी एनर्जी लॉस्ट होती गई और यह नेबुला ठंडा होता गया, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसके अपने एक्सिस पर इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ गई और फिर एंगुलर मोमेंटम और सेंट्रल फ्यूगल फोर्स बढ़ने के कारण इक्वाटोरियल जोन पर मास ज्यादा हो गया। स्लोली यह कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता गया और अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ गया जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ काम करते हुए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ज्यादा हो गया और एज अ रिजल्ट इस बड़े नेबुला से एक छोटा गैसियस रिंग सेपरेट हो गया। इस तरह से यह प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता गया और कई सारे गैसियस रिंग्स सेंट्रल मास से सेपरेट होते गए। फाइनल स्टेज में यही छोटे छोटे रिंग्स कंडेंस्ड होकर प्लैनेट्स बने और उनमें से कोई एक रिंग कई फ्रेगमेंट्स में विभाजित होकर प्लैनेटॉइड यानी कि उपग्रह बने। इस तरह जो नेबुला था वह निरंतर सिकुड़ता गया और फाइनली वही सेंट्रल मास जाकर सन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं यह हाइपोथेसिस फेल हो गई। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिरकार यह हाइपोथेसिस क्यों फेल हो गई, तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि यह हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर व्याख्या नहीं कर पाई थी और सन जो कि सेंट्रल मास से बना था और प्लेनेट की तुलना में काफी बड़ा था, इसमें एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए था, बट 98% एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट्स और केवल 2% एंगुलर मोमेंटम सन में पाया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सन का अपने एक्सिस पर रोटेशन प्लैनेट से तेज होना चाहिए था जो कि नहीं था। और दूसरा, जो रिंग नेबुला से सेपरेट हुए थे उनमें इतना ज्यादा भी मास नहीं था जो इस कदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्रोवाइड करता जिससे कंडेंसेशन होता और कोई प्लैनेट वजूद में आता। तो दोस्तों इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए नेबुलर हाइपोथेसिस फेल हो गई। अब बारी आती है कैटास्ट्रोफिक थियरीज की। तो इन थियरीज के अनुसार यह प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स किसी स्पेशल एक्सीडेंट या कैटास्ट्रोफ से वजूद में आए थे। जैसे गैलेक्सी में कोई दो बड़े स्टार्स थे और जब वे एक दूसरे के संपर्क में आए तो यह सब कुछ अपने वजूद में आया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिरकार वह कौन सी हाइपोथेसिस थी और वह कौन लोग थे जिन्होंने ये एजम्पशंस किए और वह एजम्पशंस कैसे थे जो उस वक्त दुनिया को चौंकाने के लिए काफी थे। दोस्तों कैटास्ट्रोफिक थियरीज के अंदर मुख्यतः दो हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा प्रचलित हुए जिनके नाम थे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस और गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के निर्माण के क्या एजम्पशंस थे। दोस्तों प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस 1905 में एक जियोलॉजिस्ट थॉमस क्रॉडर चैम्बरलिन और एक एस्ट्रोनॉमर फॉरेस्ट रे मोल्टन द्वारा नेबुलर हाइपोथेसिस के रिप्लेसमेंट में प्रपोज किया गया था। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारा सूर्य प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के पहले ब्रह्मांड में मौजूद था और जब एक दूसरा स्टार उसके करीब से गुजरा तब सन के डिसरप्टिव फोर्सेस और पासिंग स्टार के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से प्री एग्जिस्टिंग सन से गैस का एक जायंट मास टूटकर अलग हो गया और यही जायंट मास कई और स्मॉल चंक्स में टूटा और कूलिंग के पश्चात ग्रह और उपग्रह में कन्वर्ट हो गया और यही ग्रह और उपग्रह सन के अराउंड एक कक्षा में रिवॉल्व करना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ तथ्यों की पुष्टि न कर पाने की वजह से यह थ्योरी भी फेल हो गई। जैसे यहाँ मोस्ट ऑफ द मटेरियल सन के एक्सप्लोजिव एक्शन से उसके इंटीरियर से आया था जो काफी ज्यादा गर्म था, तो संभवतः इसे स्पेस में फैल जाना चाहिए था बजाय इसके कि यह कंडेंस हो पाता और कोई प्लैनेट्स बना पाता। और दूसरा, पासिंग स्टार द्वारा प्लैनेट्स को दिया गया एंगुलर मोमेंटम काफी ज्यादा था जिससे गैसियस पार्ट में रोटेशन ज्यादा होना चाहिए था, परंतु तुलनात्मक तौर पर यह कम पाया गया। दोस्तों अब बारी आती है कैटास्ट्रोफिक थियरीज के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर हाइपोथेसिस गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस की। गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस भी प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की तरह सन और स्टार्स पर आधारित थी लेकिन टेक्निकली थोड़ी डिफरेंट थी। यह हाइपोथेसिस 1919 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स जीन्स द्वारा प्रपोज की गई थी और 1929 में एक दूसरे ब्रिटिश साइंटिस्ट हेरोल्ड जेफरे ने इसको मॉडिफाई किया। इस हाइपोथेसिस के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से मौजूद सूर्य के नजदीक जब एक दूसरा स्टार आया तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर सन से गैसियस टाइड का खिंचाव हुआ और जैसे जैसे वो स्टार सन के नजदीक आता गया टाइड की साइज इंक्रीज होती गई और फाइनली जब वो स्टार सन के पास से गुजरता हुआ दूर गया तो सन से एक लार्ज गैसियस टाइड डिटैच्ड हो गया यानी कि टूट
गया जिसका शेप स्पिंडल की तरह था। जल्द ही यही स्पिंडल शेप्ड गैसियस टाइड 10 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसमें से 9 टुकड़े कंडेंस्ड होकर प्लैनेट्स बने और फिर एक टुकड़ा कई टुकड़ों में विभाजित होकर उपग्रह बने। दोस्तों, आज प्लूटो को एज अ प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है और आज प्लैनेट्स की संख्या 8 ही मानी जाती है, लेकिन यह हाइपोथेसिस उस समय के अनुसार थी। लेकिन ठीक प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की तरह यह हाइपोथेसिस भी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की प्रॉपर व्याख्या से कहीं न कहीं दूर रही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।